तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस अमेरिका ईरान के तनाव पर विस्फोटक अपडेट की, जिसमें महायुद्ध वाले शोले हैं, परमाणु वाली चिंगारियां हैं, धमकियां हैं, ट्रंप के लिए चिंता कार्ड है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अब शांति वार्ता की कोई तारीख नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई कोशिशें नहीं है, बस एक ही रास्ता बचा है, वो है बम वर्षा। ऐसे में अमेरिका और ईरान के लेटेस्ट बयानों और नई धमकियों के आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिन खतरनाक है। आज सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम 5 कुंजी दिखाने वाले हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त युद्ध राउंड 2 शुरू हो सकता है। युद्ध के संकेतों वाली 5 कुंजियों का संक्षिप्त परिचय हम आपको कराते हैं, उसके बाद हर एक एंगल पर विस्तार से चर्चा होगी। पहली धमकी में ट्रंप का धमकी बॉम्ब है, ट्रंप का युद्ध वाला तूफान है, टारगेट पर तेहरान है। पिछले 24 घंटे में ट्रंप लगातार ईरान को डरा रहे हैं, युद्ध वाले तेवर दिखा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्रंप ने क्यों कहा है तूफान आने वाला है, ट्रंप के तूफान का मतलब क्या है, ईरान के लिए मैसेज क्या है, यह भी बताएंगे। दूसरी कुंजी में ईरान का जवाब है, ईरान की युद्ध वाली तैयारियां हैं। वैसे भी ईरान को अमेरिका की शांति वार्ता पर भरोसा नहीं रहा, ईरान चोरी चोरी युद्ध की तैयारी कर रहा है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान बंकर से मिसाइल और ड्रोन निकाल रहा है, उसे दुश्मन को टारगेट करने के लिए लॉक कर रहा है। तीसरी कुंजी में होर्मुज स्ट्रेट वाले शोले हैं, होर्मुज में भी अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है, अब ट्रंप ने तो ये तक कह दिया है कि अब होर्मुज स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बन चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसका जवाब दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जैसे जैसे युद्ध वाली चिंगारियां भड़क रही हैं, तेल की कीमतें अचानक बढ़ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त युद्ध का अगला राउंड शुरू हो सकता है, दूसरी तरफ ईरान ने यह कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें $140 पर बैरल जा सकती हैं। इसका क्या असर होगा और कैसे यह खबर ट्रंप के लिए चिंताजनक है, आपको बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की कहानी में परमाणु वाली चिंता भी है। ईरान को एनपीटी का उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद ट्रंप बेचैन है, कैसे इसे अमेरिका की कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है, आपको बताएंगे। ईरान की परमाणु तैयारी पर नया दावा भी चौंकाने वाला है, इसकी चर्चा भी आज होगी। सीज फायर के बाद लंबी शांति की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो शांति नहीं, बारूदी क्रांति चाहते हैं। किसी भी वक्त युद्ध का दूसरा फेज शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका ईरान युद्ध 39 दिन तक चला था। इन 39 दिनों में भीषण विनाश की तस्वीरें आईं। अमेरिका ने 12,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक का दावा किया, वहीं ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से सुपर पावर को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अब ट्रंप के तेवर देखकर लग रहा है कि वही विध्वंस फिर से शुरू होने वाला है। ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में कई बार ऐसे पोस्ट किए जिन्हें सीधे सीधे युद्ध की धमकी माना जा रहा है। आज ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ ट्रंप ने लिखा, तूफान आने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप की तूफानी धमकी ईरान के लिए है, लेकिन इन धमकियों से ईरान डर नहीं रहा। ईरान ने ट्रंप की धमकी का जवाब उतनी ही आक्रामकता से दिया है। IRGC की तरफ से कहा गया है कि इस बार अमेरिकी हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन का दिल दहल जाएगा। ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे कि अमेरिकी दुश्मनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से यह वो लहजा है जिसमें कूटनीति नहीं है, तबाही की गूंज है। ट्रंप तो पिछले 24 घंटे से सीधे सीधे सर्वनाश की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप ने कल एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो किसी एजेंट की तरह आंखों पर चश्मा, ब्लैक सूट, हाथ में असॉल्ट राइफल लेकर नजर आए और इसके साथ ट्रंप ने लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, अब मैं अच्छा आदमी नहीं रहा, रहम की उम्मीद मत करना। जिसके बाद आज ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा था, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है और एक ऐसा तूफान है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद ट्रंप ने एक पोस्ट की जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तस्वीर डाली, लेकिन इस पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा था। ट्रंप के ये तेवर दुनिया की चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इनमें महायुद्ध वाले संकेत हैं। ट्रंप की इन पोस्ट के अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत यह है कि आज अमेरिकी सेंट्रल कमांड चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ट्रंप को ब्रीफिंग करेंगे। रिपोर्ट है कि सेंटकॉम की तरफ से ट्रंप को युद्ध की सलाह दी गई। युद्ध वाली आशंकाओं के बीच सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक बुलाई गई है। खास बात यह है कि इस बैठक में ओमान नहीं आया है। अब युद्ध का तीसरा संकेत भी समझ लीजिए, वो है शांति वार्ता में शामिल रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस का ईरान मामले से खुद को अलग कर लेना। खबर है कि वैंस ने युद्ध को लेकर ट्रंप को सही जानकारी नहीं देने के आरोप लगाए हैं। अगला संकेत यह है कि ईरान को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में बात होने वाली है। इस बातचीत में ईरान पर फिर हमले का फाइनल प्लान तैयार हो सकता है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब अमेरिका को ईरान से बातचीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका के साथ बात करने के लिए ईरान की कई शर्तें हैं।
ट्रंप ने भले ही अपना वॉर प्लान फिर एक्टिव कर दिया हो, लेकिन ईरान का इरादा पीछे हटने का नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही धमकी दे रहे हैं, वो युद्ध की तैयारियों को लेकर गंभीर हैं। इसको लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अंदर बहुत हलचल है। बैठकों का दौर चल रहा है जिसमें युद्ध के अगले चरण की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। खबर है कि किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर सबसे बड़े हमले का ब्लूप्रिंट रखा जा सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक आज सेंटकॉम के कमांडर डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की तैयारियों पर ब्रीफ करेंगे। इस बैठक में ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप को बताया जाएगा। ईरान के खिलाफ सभी तरह के सैन्य विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। खबर है कि सेंटकॉम ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमले का विकल्प दे सकता है। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले का प्लान बन सकता है। ऐसा इसलिए ताकि ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ाया जा सके। माना जा रहा है कि यह हमला अगले कुछ घंटे में भी हो सकता है और इससे पहले 26 फरवरी को सेंटकॉम ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी, जिसके 2 दिन बाद ईरान पर हमला हो गया था। तो क्या आज की ब्रीफिंग के 48 घंटे बाद ईरान पर फिर से हमला हो सकता है? ट्रंप के इस नए एक्शन प्लान का टारगेट क्या हो सकता है, यह भी जान लीजिए। पहला विकल्प होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए निर्णायक हमले का हो सकता है। दूसरा विकल्प ईरान के खर्ग द्वीप और दूसरे तटीय इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन करने का दिया जा सकता है। तीसरा ईरान के पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और उनके पुलों का उड़ाने का हो सकता है। चौथा विकल्प ईरान को संवर्धित यूरेनियम पर, ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है उस पर कब्जे का हो सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल सिटी भी टारगेट पर ली जा सकती है। धमकियों के बीच पेंटागन की तरफ से युद्ध की तैयारी की जा रही है। अमेरिका इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए अमेरिका पश्चिम एशिया में नई मिसाइलें तैनात करेगा। सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी सरकार से मंजूरी मांगी है। बताया जा रहा है कि डार्क ईगल लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात की जा सकती है, जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले के लिए कारगर है। वैसे सीज फायर के बीच युद्ध की तैयारियों में ईरान भी लगा हुआ है। वो दोबारा सेना को मजबूत कर रहा है। हथियारों की रिकवरी की जा रही है। अमेरिकी हमलों से मलबे और बंकरों में दबे ड्रोन और मिसाइलें निकाल ली गई हैं। 40% ड्रोन बेड़े और 60% मिसाइलों को फिर से तैयार कर लिया गया है। सुरंगों और रेगिस्तानी इलाकों में मोबाइल लॉन्चर्स तैनात कर दिए गए हैं। 70% नष्ट लॉन्चर्स फिर से एक्टिव मोड में ले आए जा चुके हैं। नए हथियार बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ईरान हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार बना रहा है। मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। युद्ध की धमकी और तैयारी के बाद अब अगली कुंजी की बात करते हैं, जिसमें ट्रंप का होर्मुज वाला सपना है। ट्रंप ने स्टेट ऑफ होर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप बनाने का जो सपना देखा है, उसके नतीजे महाविनाशकारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की इस धमकी पर आज लंबे समय के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है। मुस्तफा ने बयान जारी करके कहा है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। होर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के ना होने से ही शांति रहेगी। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का एक अलग ही अंदाज सामने आ रहा है। लीक दस्तावेजों से पता चला है कि अमेरिकी इसके लिए नए गठबंधन की योजना बना रहे हैं। इस गठबंधन का अस्थायी नाम मैरीटाइम फ्रीडम आर्किटेक्चर है। ट्रंप इस गठबंधन के जरिए खुफिया जानकारियां साझा करेंगे, कूटनीतिक समन्वय और एक साथ प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी उठाना चाहते हैं वो। और जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता, ट्रंप नाकेबंदी जारी रखना चाहते हैं। इसके जरिए अमेरिका बिना बमबारी ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है। हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान नाकाबंदी से गुस्से में है और उसका धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप होर्मुज को बंद करके ईरान की अर्थव्यवस्था पर स्ट्राइक का प्लान बना रहे हैं, तो ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। एक तरफ ट्रंप ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तूफान वाली धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की सांसद डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल पूछ रही हैं। अमेरिका की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई के दौरान का यह राजनीतिक विवाद वायरल हो रहा है। डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब्स ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल पूछ लिया। यहां तक कह दिया कि क्या ट्रंप अमेरिका के कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी निभाने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और हमारी अगली कुंजी से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को तकलीफ हो सकती है। ईरान अमेरिका के बीच जिस तरीके से वो शांति दूत बनते फिरते रहे, अब उनकी मध्यस्थ वाली भूमिका का द एंड होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो ट्रंप ने कह दिया है कि अब ईरान से सीधी वार्ता फोन पर हो रही है और दूसरी तरफ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी फोन लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। क्या बात हुई है और किस किस मुद्दे पर बात हुई है, और अगर यह होने लगा है तो क्या पुतिन अब ईरान अमेरिका के बीच के मध्यस्थ बनेंगे, शांति दूत बनेंगे और उनके जरिए तनाव का समाधान होगा? क्या ट्रंप को इस्लामाबाद पर अब भरोसा नहीं रह गया?
72 घंटे पहले ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी और अब पुतिन और ट्रंप की बातचीत को वार्ता की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के ट्रंप के फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे सही कदम बताया। यह भी कहा कि इससे बातचीत के द्वार खुलेंगे और स्थिति को सामान्य करने में मदद मिलेगी। 90 मिनट की वार्ता में पुतिन के तेवर कभी नरम पड़े तो कभी वो गर्म हुए। न्यूज वीक की खबर है कि बातचीत के दौरान ईरान को लेकर ट्रंप को पुतिन ने वार्निंग भी दी है। ये कहा कि ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। पुतिन ने चेतावनी दी कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भी खतरा हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने भी इसको लेकर जानकारी दी। सत्ता में अब बात करते हैं ट्रंप की एक और ईरान वाली चिंता की, जिसमें परमाणु वाली चिंगारियां हैं। अमेरिका की कूटनीतिक हार है जो ट्रंप के बयानों, धमकियों और घबराहट से भी समझ में आ रही है। सबसे पहले आप ये जानिए ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली ये खबर है क्या। उसके बाद ट्रंप की परमाणु चिंता वाली कुंजी का विस्तृत विश्लेषण भी होगा। ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उपाध्यक्ष चुना गया है, एनपीटी का, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। यह फैसला न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में चल रहे एनपीटी के 11वें रिव्यू कॉन्फ्रेंस में लिया गया। यह कॉन्फ्रेंस 5 वर्ष में एक बार होती है। सम्मेलन ने कंसेंसस से ईरान को चुना। सम्मेलन के अध्यक्ष और वियतनाम के राजदूत ने यह जानकारी दी कि ईरान का नाम गुटनिरपेक्ष देशों के ग्रुप की तरफ से आया था। इस ग्रुप में 100 से भी ज्यादा देश हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप लगातार ईरान पर परमाणु बम बनाने के आरोप लगाते रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका और इजराइल हमला भी कर चुके हैं ईरान पर। ईरान के कई परमाणु प्लांट को तबाह भी कर चुके हैं। इसके बावजूद ईरान को कई देशों के समर्थन के बाद परमाणु अप्रसार संधि का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। सोचिए अमेरिका के लिए यह कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है, ट्रंप के लिए यह कितनी बड़ी फजीहत है। आप इसे अमेरिका की बेचैनी से भी समझ सकते हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका के राजदूत ने क्या कहा आपको बताते हैं। ईरान ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया है। सत्ता की परमाणु टक्कर वाली कुंजी आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान को एनपीटी का उपाध्यक्ष बनाने का फैसला अत्यंत शर्मनाक है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका के आरोप आधारहीन है। अमेरिका की तरफ से फैसले के बाद यह कहा गया कि जिस सम्मेलन ने एनपीटी वाला फैसला लिया उसकी विश्वसनीयता पर यह गंभीर सवाल है। ईरान का कहना है कि अमेरिका खुद परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है और उपदेश दे रहा है। अमेरिका बार बार यह दावा कर रहा है कि ईरान एनपीटी की कमिटमेंट की अवमानना कर रहा है। ईरान का जवाब है कि उसे ट्रंप पर भरोसा नहीं है। अमेरिका का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान पूरी दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश है। अमेरिका ने ईरान को एनपीटी का उपाध्यक्ष बनाने का जो फैसला है उस पर सवाल उठाए हैं। यह कहा है कि एनपीटी की अखंडता की रक्षा करने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि ईरान का जवाब है कि उसका परमाणु कार्यक्रम हथियारों के लिए नहीं है। इस बीच परमाणु हथियारों को लेकर आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी के बयान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह कहा है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ गया है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले जैसा नहीं है। 2015 में परमाणु समझौता नए समझौते का आधार नहीं है। ईरान के लिए अब नए विकल्प तलाशने होंगे। सवाल यह है कि ट्रंप के इस दावे में कितना दम है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। आपको अगली खबर से इसकी जानकारी देते हैं। आईएईए ने कहा है कि इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर में संवर्धित यूरेनियम है। इस्फहान से यूरेनियम हटाने के कोई सबूत नहीं है। हमले के बाद इस्फहान का निरीक्षण किया गया था। सैटेलाइट इमेज से इस्फहान में नुकसान का असर दिखा है। आपको यह भी बता दें कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है। जो नए दावे हैं उसके मुताबिक 440 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास है, जो परमाणु बम बनाने के करीब है। 200 किलोग्राम 20% संवर्धित यूरेनियम है। यह लो एनरिच्ड यूरेनियम की अधिकतम सीमा है। 8500 किलोग्राम 3.6% संवर्धित यूरेनियम है और यह ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं और बात उस कोहिनूर की जो है तो भारत का, लेकिन पिछले 176 वर्षों से ब्रिटेन का शाही परिवार उस पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसे ब्रिटेन न सिर्फ अपनी जागीर समझता है बल्कि ये कोहिनूर आज अंग्रेजों के जुल्म और उसके क्रूर शासन का बड़ा प्रतीक भी बन चुका है। उस कोहिनूर हीरे को लौटाने की मांग भारत से कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार आवाज उठी है अमेरिका से, जो शाही परिवार के लिए एक संदेश है। और यह काम किया है न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने, जिनके एक बयान से ब्रिटेन की बदनामी के पोस्टर फिर छप गए हैं और फिर वहां कोहिनूर वाला क्लेश है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कोहिनूर हीरे को भारत को वापस दिलाने की वकालत की है और ये उन्होंने तब किया है जब शाही परिवार के किंग चार्ल्स तृतीय अमेरिका पहुंचे हुए हैं। इसीलिए यह खबर दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज बन गई है और नए सिरे से कोहिनूर वाली बहस शुरू हो गई। ममदानी का यह बयान 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम से पहले आया। उनका किंग चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात का कार्यक्रम था। उससे पहले उन्होंने जो बयान दिया उसे सुनकर सभी चौंक गए।
जोहरान ममदानी ने कहा कि वो ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने के लिए कहेंगे और सीधे किंग चार्ल्स से अपील करेंगे कि भारत का कोहिनूर भारत को वापस दे दिया जाए। हालांकि बड़ी खबर यह है कि जोहरान ममदानी ने अब किंग चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात कर ली है। जब किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला 9/11 मेमोरियल पहुंचे थे, जहां उन्होंने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, तो यहीं पर जोहरान शाही परिवार के सदस्यों से मिले। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस छोटी सी मुलाकात के दौरान ममदानी ने कोहिनूर वाला मुद्दा उठाया या नहीं। इस पर उनके ऑफिस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन भारत को हीरा लौटाने वाला बयान देकर जोहरान ममदानी ने दुनिया में ब्रिटेन की कोहिनूर वाली लूट को एक्सपोज कर देने का काम जरूर किया है और इस पर फिर से विमर्श शुरू हो गया है। वैसे आज कई न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर भारत का कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में अभी कहां पर है। तो आपको बता दें कि लंदन में टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है जिसे टावर ऑफ लंदन कहा जाता है। शाही परिवार इस किले में नहीं रहता, लेकिन उसके शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित रखे रहते हैं और कोहिनूर भी इसमें शामिल है, जो ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा हुआ है। आज हमने सत्ता में आपके लिए कोहिनूर वाली कुंजी भी तैयार की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने कैसे कोहिनूर हीरा भारत से छीनकर इसे शाही परिवार के ताज में जड़वा दिया था। इसीलिए आज नोट कीजिएगा कि आखिर कोहिनूर हिंदुस्तान से ब्रिटेन पहुंच कैसे गया। इतिहास के मुताबिक कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की एक खदान में मिला था। वैसे तब यह हीरा 793 कैरेट का था, लेकिन अब यह 105 कैरेट का है। वर्ष 1304 में कोहिनूर हीरा मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल किया गया। इसके बाद इस कोहिनूर के लिए तमाम जंग लड़ी गई। 1325 से 1351 तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और फिर बाद में मुगलों के पास आ गया। वर्ष 1739 में नादिर शाह ने यह हीरा लूटा और इसे लेकर ईरान चला गया, लेकिन साल 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को शुजा शाह से वापस हासिल किया और फिर कोहिनूर हीरा भारत में आ गया। साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के 10 साल के बेटे महाराज दलीप सिंह पर दबाव बनाकर इस पर कब्जा कर लिया और फिर साल 1850 में यह ब्रिटेन की महारानी के ताज तक पहुंच गया, जिसमें यह आज भी जड़ा हुआ है। तब कोहिनूर हीरे को हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने इसका इतिहास जानने की कोशिश की और यह काम उन्होंने थियो मेटकाफ नाम के एक शख्स को सौंपा। इस शख्स ने कोहिनूर को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की वो आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। इसी रिपोर्ट ने पहली बार दुनिया के सामने कोहिनूर की उत्पत्ति का सिद्ध इतिहास पेश किया। कोहिनूर हीरा भारत का है, इसे भारत को वापस सौंप देना चाहिए। यह मांग भी कई बार उठती रही है, लेकिन हर बार कोहिनूर वापस करने के नाम पर अंग्रेजों का गला सूख जाता है। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज दावा करते हैं कि उन्हें कोहिनूर महाराजा दलीप सिंह ने तोहफे में दिया था, जबकि भारत साफ कह चुका है कि 1849 में अंग्रेजों ने दबाव बनाकर कोहिनूर उनसे छीना था। भारत ने आजाद होने के बाद पहली बार साल 1953 में कोहिनूर को वापस किए जाने के संबंध में मांग ब्रिटेन के सामने रखी थी, लेकिन ब्रिटेन हमेशा यह दलील देता रहा कि भारत के पास कोहिनूर वापस मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं है। तब से लेकर अब तक कई बार कोहिनूर हीरे की भारत वापसी की मांग उठ चुकी है। साल 2018 में भारत सरकार ने संसद में भी कहा था कि कोहिनूर को लेकर वो आम जनता की भावनाओं से वाकिफ हैं और समय समय पर ब्रिटेन की सरकार के साथ कोहिनूर की वापसी का मामला उठाया गया है। हाल में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद भी इस मांग ने जोर पकड़ा था कि हमारा कोहिनूर हमें मिलना चाहिए। वैसे एक सच ये भी है कि भारत के कोहिनूर को लेकर ब्रिटेन बहुत प्रेशर में है और उसकी ये चिंता कई फैसलों में स्पष्ट दिखती है। वर्ष 2023 में ब्रिटेन की नई रानी कैमिला ने ताजपोशी के दौरान कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहना था। ब्रिटेन राज परिवार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महारानी के लिए कोहिनूर वाले ताज का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि ब्रिटेन अब भी भारत के कोहिनूर हीरे पर कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन इसे लेकर हमेशा कोहिनूर को लूटने के लिए बदनामी वाले कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वैसे हमारे कई न्यूज मित्रों का यह भी ख्याल होगा कि आखिर न्यूयॉर्क में बैठे किसी मेयर ने किंग चार्ल्स से भारत का कोहिनूर वापस लौटाने की बात क्यों कही और आखिर जोहरान ममदानी का दिल भारत के कोहिनूर के लिए इतना क्यों धड़क रहा है। तो उसकी वजह यह है जोहरान का इंडिया कनेक्शन। असल में जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। वो ओडिशा के राउरकेला से हैं, जबकि जोहरान के पिता महमूद ममदानी एक गुजराती मुस्लिम परिवार से हैं जो बाद में युगांडा चले गए थे और वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ाने लगे थे। जोहरान ममदानी का जन्म भी युगांडा का ही है, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कोहिनूर न सिर्फ भारत बल्कि भारत से जुड़े हर शख्स के लिए एक शान जैसा है, जिस पर 176 साल गुजर जाने के बाद भी ब्रिटेन की नीति और नीयत दोनों खराब ही लगते हैं। अब राजनीतिक खबरों की कुंजी खोलते हैं, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक बयानों में थोड़ी ठंडी परत तो है, लेकिन दावों के महल अब भी बनाए जा रहे हैं।
कल पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव के बाद 5 राज्यों पर एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आए थे। आज नेताओं के वैचारिक एग्जिट पोल आने लगे हैं और दावों में सरकारें बनाई जा रही हैं। करीब करीब हर राजनीतिक दल हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकतन एक राज्य में सिर्फ एक दल या एक गठबंधन सरकार बना पाएगा। वैसे इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल के नतीजों पर है, जहां इस बार के एग्जिट पोल में ज्यादातर एजेंसियों ने बीजेपी की सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा है कि इस बार वो अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड अपने तोड़ने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी 2026 में 226 सीट जीतेगी। यह दावा कल भी कर सकती थी, लेकिन शायद उन्होंने एक दिन का वक्त कैलकुलेशन के लिए रखा। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि उनकी सीटें 2026 में 226 आएंगी। एक बार उनका यह बयान सुनिए, फिर आपको कुछ और दावों की सीरीज दिखाता हूं। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। ममता बनर्जी 226 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। दावा बीजेपी भी कर रही है, लेकिन नंबर्स नहीं बता रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पहली बार यहां पर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने वाली है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ये तक कह रहे हैं कि अगर टीएमसी की सरकार आ गई तो फिर क्या पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे? देखिए, एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। ऐसा चुनाव हुआ, ये स्वतंत्रता का बात कभी देखा नहीं हिंदुस्तान में। हम लोग गिनती का तैयारी कर रहे हैं, 4 तारीख सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम। ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। भाई पिछले समय बाल बढ़ा के गए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिभा। अब फुटबॉल खेल रहे, नौका नयन कर रहे हैं, फिर वहां जाके कैमरा लेके बैठ गए। The Prime Minister doesn't have any work. Definitely people of Bengal, when they are coming out like a tsunami, they are voting with a purpose. They are voting for a change. I have faith in that. And there I completely stand by my HM's word, by my Chanakya's word, who said that BJP is coming back with a 2/3 majority. कोई उलटफेर नहीं है, कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भारी बहुमत से जीत रही है। और अब एक और वीडियो जो कल की वोटिंग के बाद बहुत चर्चा में है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद का है। यहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, जबकि वहीं मौजूद सुरक्षा बल के जवान उन्हें देख रहे हैं। आरोप है कि जवानों ने बीजेपी समर्थकों को रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो में भी दिख ऐसा ही रहा है। अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इस तरह की मारपीट कैसे हो सकती है? क्या ऐसी मारपीट की खुली छूट है? और एक अपडेट यह भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को जमानत मिल गई है। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, यानी बंगाल में वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन चंदेल को राहत मिल गई। आईपैक ही बंगाल में टीएमसी का चुनाव प्रबंधन देख रही थी। वैसे 4 मई के लिए दल तैयार हैं, तो चुनाव आयोग ने भी पूरी व्यवस्था की है। मतगणना केंद्रों में अब सुरक्षा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ली गई है। चुनाव आयोग ने QR कोड से काउंटिंग सेंटर्स में प्रवेश का इंतजाम किया है, ताकि अनाधिकृत एंट्री को, अनऑथराइज्ड एंट्री को रोका जा सके। इस योजना के तहत चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय किया है, ताकि अनाधिकृत प्रवेश रोका जा सके।
5 राज्यों में होने वाली काउंटिंग से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसे आगे चलकर लोकसभा और दूसरे चुनावों में विस्तार दिया जाएगा। मतगणना केंद्रों पर पहचान की पुष्टि के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा तय की गई है। पहले और दूसरे स्तर पर मतगणना अधिकारी द्वारा जारी फोटो की पहचान पत्रों की मैनुअल जांच होगी। इसके बाद मतगणना हॉल के पास तीसरे सुरक्षा घेरे में QR कोड की स्कैनिंग होगी। उसके जरिए सफल सत्यापन होने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है जो फौरन आपको बताना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हुआ है। बरगी बांध में टूरिस्ट से भरा एक क्रूज डूबने की खबर है। क्रूज में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 15 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, ये खबर भी आ रही है। लेकिन अगर 5 के डूबने की खबर है और 4 लोगों के डूबने की खबर है और 15 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं, तो जाहिर है ये आंकड़ा 20 ही दिखाई देता है और 35 से 40 लोग इसमें सवार थे। तो बाकी 15 से 20 लोगों के बारे में क्या खबर है, अभी इस बारे में सूचना आनी बाकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये खबर है, बरगी बांध में टूरिस्ट से भरा एक क्रूज डूबा है। सत्ता में आज के लिए इतना ही। सभी न्यूज मित्रों से ये गुजारिश कि वो सत्ता की न्यूज रील्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।